हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाल बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं पार्थ दास और आज के वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में वाद का उदय है। ये पढ़ाने वाले यानी पार्ट 2 पढ़ाने वाले। पार्ट 2 में आपको उदारीवाद का क्रांति तक पढ़ाए थे ना। आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे। पार्ट 2 में ये इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं। याद है जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूरोप का, ये जो जर्मनी है यूरोप में पड़ता है और इटली भी एक देश है जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो ये अलग कैसे हुए, इसका निर्माण कैसे हुआ, आज के वीडियो में हम ये बारीकी से है ना एक्सप्लेन करेंगे। तो दिया है यहाँ पर, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। यहाँ पे एक सवाल है, ये जर्मनी जो है क्या ये सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। यानी जो वहाँ का राष्ट्र है, यहाँ देश है जर्मनी, उसको सेना ने बनाया या आर्मी के शासन चलता है वहाँ पे। अठारह के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र, वहाँ जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र था, जो पब्लिक थे ना, वो क्या हुआ, क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। रूढ़िवादी आपको पता है, रूढ़िवादी उसको बोलते हैं जो पौराणिक विचारधारा को मानने वाले होते, जात पात है ना, ऊंच नीच, यानी ऐसी पुरानी व्यवस्था को है ना मानने वाले को रूढ़िवादी कहते हैं। में अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। यानी जो मध्य वर्ग के जर्मन के जो मध्य वर्ग है ना, मिडिल क्लास के लोग थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं ज़्यादा कूट के भरी हुई थी है ना, व्याप्त थी। तो और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारीवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रसा एक राष्ट्र है कि बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। जो प्रसा थे ना, वहाँ के जो बड़े जमींदार लोग थे यानी जागीरदार थे, वो लोगों ने भी, वहाँ के जो सैन्य थे, राजशाही थे, उनको भी समर्थन किया। यानी जो मध्यम वर्ग और निचले तबके के लोग थे, उन लोगों का समर्थन नहीं था, उन लोगों को दबा दिया गया है ना। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटोवान उसका जो प्रमुख मंत्री थे ऑटोमान बिस्मार्क है ना, इस प्रक्रिया का जनक था। यानी आपने ये सवाल भी पढ़ा होगा 98 में कि इटली का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने किया। ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। प्रसा भी इटली के है ना एक हिस्से में पड़ता है। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम की जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। विलियम प्रथम को है ना, ये जो विलियम प्रथम थे
इसको प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंड थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेनाओं के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल की बेहद ठंडे शीश मतलब यानी कांच के जो महल बने थे ना, हॉल ऑफ मिरर में हुआ। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में प्रशा एक राज्य थी इटली का, की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था, है ना। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। इटली जर्मन की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली की अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ राज्य था, है ना, बिखरा हुआ राज्य था। आप यहाँ देख सकते हैं 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। पूरा इटली जो था उसमें वह 7 राज्यों में बटा हुआ था। धीरे धीरे उसमें से राज्य अलग होते गए। जिनमें 7 राज्यों में से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट, है ना, में एक इतालवी राजघराने का शासन था। सार्डिनिया पीडमोंट में इतालवी राजघराने का शासन, यानी जो इतालवी राजघराना था, वहाँ का जो राजशाही वंश था, उसके लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता था ना। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जिउसेppe मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को तोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर एम्मानुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावूर, है ना, प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था, ना, काइंड कावूर भी बोलते से, प्रमुख कावूर, है ना, किया। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह हुआ इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, है ना, यानी फ्रेंच इंग्लिश बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूल का हाथ था से सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में
ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिक के अलावा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था। उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया इटालिया को ला टालिया बोलते थे ना, विक्टर एमुनल की पत्नी थी। ला इटालिया कौन थी? विक्टर एमुनल की पत्नी थी। ब्रिटेन की अजीब दास्तान है ना, इसको पढ़ेंगे, पहले हम इसको जान लेते हैं। ये हॉल था है ना, यहाँ पर बैठक हुआ था, यानी वॉन वर्नर की कृति वर्साई हॉल, ये वर्साई की हॉल था ना, अब वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी यहाँ पर। ब्रिटेन की अजीब दास्तान है ना, ब्रिटेन जिसे यानी लंदन कहते हैं ना, जो लंदन शहर है किसमें, इंग्लैंड जो एक देश है वो पहले ब्रिटेन के नाम से जाना था ना। ब्रिटेन का उसमें और भी बहुत सारे क्षेत्र जुड़े हुए थे ना, जो बाद में अलग हो गए। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था है ना। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। 18वीं सदी के पहले जो ब्रिटेन था ना, वो ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। इन सभी जाति समूह की अपनी यहाँ देख लेते हैं निर्जाति का अर्थ क्या होता है ना। ये था इटली, क्या था ये देखते हैं, इटली का मैप दिया हुआ है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये बगल में इटली के बगल में है ट्यूनिस। एकीकरण के बाद इटली नक्शे में एकीकृत राज्यों के वर्षों को दर्शाया गया है। निर्जातीय का अर्थ होता है ना एक साझा नस्लीय जनजातीय। निर्जाति का अर्थ होता है एक साझा नस्ल है ना, ऐसी जात जो एक ही प्रकार के हो। जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम, यानी जहाँ से एक प्रकार के संस्कृति का उद्गम होता है। पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे निर्जातीय कहा जाता है। इन सभी जाति समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था।
जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है ना, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया था। जो इंग्लैंड थे वो स्कॉटलैंड पर अपना अधिकार जमाया था। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्य का दबदबा रहा। आंग्ल मतलब होता जो अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य थे ना, जो अंग्रेज थे। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड का खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गोलिक भाषा बोलने है ना, स्कॉट हाईलैंड्स का एक गोलिक भाषा था, बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। 1801 में, याद रखिएगा ना। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक जिसको कहते हैं, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कि जो ज्यूसेफ था ना, ज्यूसेफ गैरिबाल्डी, ये इटली के क्रांतिकारी थे ना। ज्यूसेफ गैरिबाल्डी 1807 से 1882 तक जीवित थे ना। संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर थे गैरिबाल्डी। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था, है ना, जो समतटीय व्यापार में थे ना। और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था, यानी जो जहाज घाट होते ना, बंदरगाह होते, वहाँ पर उसके परिवार के लोग क्या करते, व्यापार करते थे। एक नाविक भी था। 1833 में उसकी मुलाकात मैथ्सिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा, यानी जो गैरिबाल्डी थे, ज्यूसेफ गैरिबाल्डी, वो यंग इटली आंदोलन जो चल रहे थे यूरोप में, उससे वो जुड़ गया है ना, आंदोलन से जुड़ा। और 1834 में पोर्टमैंट के गणतंत्री विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर एमुनल द्वितीय, है ना, का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान, है ना, का नेतृत्व किया गैरिबाल्डी ने।
1860 में, याद रखिएगा 1860 में किया था। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। 1867 में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शॉट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। 1870 में जब पर्सा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपनी सैनिक हटा लिए, फ्रांस ने अपने सैनिक हटा लिए, वहाँ से फौज को हटा लिया, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुए। अब देख सकते हैं यहाँ पर है ना, ये कौन है? गैरीबाल्डी, सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर, ये जो खड़े हैं राजा है ना, विक्टर एमुनल द्वितीय, विक्टर एमुनल द्वितीय है ये जो राजा है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो राजा है ये वाला, तो ये क्या है इसका? विक्टर एमुनल द्वितीय ना, को इटली नामक बूट जूता पहनने में मदद करते हैं। गैरीबाल्डी कौन करता है? ये गैरीबाल्डी है ना, मदद करते हैं। 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य चित्र दिया गया है ना, उस समय ये चित्र बना था। यहाँ चित्रकार ने क्या, गैरीबाल्डी को सार्डिनिया जो पिडमोंट के राजा का जूता पहनाते हुए दिखाया गया ना। अब इटली के नक्शे को फिर देखिए, यहाँ व्यंग्य चित्र क्या कहने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना है ना, हम पढ़ेंगे कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र क्या होता है ना, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं सदी और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार थे, राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान किया गया, ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई है ना, यानी एक कल्पना चित्र बन गई, यानी उपमाएँ बन गई जिसको बोलते हैं। यहाँ दिया है कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तु या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसे कि आपको एक याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है, और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए हैं। इसी प्रकार के नारी रूपकों का नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जनराष्ट्र के विचार का रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाए गए ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सकें। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया, यानी जर्मन जो था वहाँ का जो राष्ट्र का जो एक मूर्ति बनाया गया था उसको क्या बोलते थे? जर्मनिया। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। यहाँ देख सकते हैं ना, ये जो मूर्ति है इसको क्या, इसके सिर पर पत्ता पहना गया, बलूत का पत्ता का माला जैसा पहनाया गया हुआ है।
इस चित्र को बनाया था फिलिप वेट ने। किसने बनाया था? जर्मनी चित्रकार फिलिप वेट 1848 में। 1848 में कब बनाया था? 1848 में बनाया था ना। चित्रकार ने जर्मनी के चित्र को सूती झंडे पर बनाया क्योंकि इससे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था और वो जहाँ मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। यहाँ दिया गया टूटी हुई चिड़िया है ना, इसका अर्थ क्या होता है? गुण दिए थे वहाँ पे जो है ना, वहाँ की जो मूर्ति थे और वहाँ जो चित्र बना गया था ना, चित्रकारों ने चित्र बनाए थे, उसका प्रतीक का अर्थ बताया गया गुण। टूटी हुई बेरिया यानी जंजीर जो टूटी थी उसका मतलब होता है आज़ादी। बाज छाप कवच है ना, बाज यानी जो वहाँ का ईगल छाप जो था कवच था, उसका अर्थ जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति है। ये बलोत्पत्तियों का मुकुट का मतलब होता है बहादुरी। तलवार मुकाबले की तैयारी है, तलवार हाथ में थे तो उसका मतलब होता है मुकाबले में है ना। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह यानी उस पर तलवार पर क्या था? जैतून की डाली लगा हुआ था, जिसका अर्थ था शांति की मांग है ना। काला लाल और सुनहरी तिरंगा, जिसका अर्थ है 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित किया कर दिया। उगते सूर्य की किरण है ना, एक नए युग का सूत्रपात, एक नए युग का आरंभ। गतिविधि है ना, बॉक्स 3 में दिए गए चार्ट की सहायता से वेद की जर्मनिया के गुणों को पहचान कर है ना, वही जो वहाँ पे करना था कर लिए। द फॉलन जर्मनिया, हताश जर्मनी है ना, जो लोग हताश हो गया वहाँ के साम्राज्य, वहाँ के जो शासक थे उसकी कानून व्यवस्था से जो लोग हताश हो गए थे, उसको चित्र को दर्शाया गया। यहाँ पर उसका चित्र देख सकते हैं ना, उसके चित्र को दर्शाया गया है। जो एक महिला मन में हताश है ना, उदास हुई और ज़मीन पर लेटी हुई उल्टी दिशा से, ये 1850 में एक चित्र बनाया गया था। यहाँ पर एक महिला चित्र दिया है जिसे हाथों में क्या है? तलवार छपा हुआ है और एक हाथ में ढाल है ना, देख सकते हो वही चित्र है घुमाया। जर्मनिया गार्डिंग है ना, गार्डिंग द राइन नदी पर पहरा देती जर्मनिया, जो राइन नदी है वहाँ पर पहरा देती है ना। 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लासेन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मनिया की तलवार पर खुदा हुआ है जर्मन तलवार, जर्मन राइन की रक्षा करती है, जो वहाँ जर्मन राइन नदी है उसकी रक्षा करती है। अब यहाँ क्या राष्ट्रवाद है ना, आपको पता ही है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है जो अपने राष्ट्र के कल्याण, अपने राष्ट्र के जनता और लोगों का है ना कल्याण के बारे में क्या करते हैं? सोचते हैं, यानी वो कुछ करते हैं, उसके लिए कुछ संघर्ष करते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद जो अपने देश की सीमा को, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है ना, बढ़ावा देता है, ऐसी है ना, ऐसी व्यवस्था को साम्राज्यवाद कहते हैं, जो अपने राज्यों को बढ़ाते हैं ना। तो अंग्रेजी थे, अंग्रेज ब्रिटेनी थे, वो लोग क्या थे? साम्राज्यवादी थे ना, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे ना। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद है ना। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का हुआ आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा, जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे ना। जो राष्ट्रवादी समूह थे क्या करते, किसी क्षेत्र विषय के शासक थे है ना, एक दूसरे के प्रति वो लोग क्या रखते हैं? लालच की भावना रखते, ईर्ष्या की भावना रखते थे और लड़ते थे और लड़ने के लिए तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों का राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। एक बाल्कन क्षेत्र था जहाँ पे राष्ट्रवादी का विचारधारा है ना बहुत तेज़ी से उभरा। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जनजातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया,
बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था, किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव, है ना, स्लाव का मतलब होता है यानी दास, जिसको बोलते दास, ये अंग्रेजी शब्द है स्लाव या स्लाव बोलते हैं, जो जिसका अर्थ होता है दास यानी गुलाम। राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे ना, एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। जो बड़ी ताकतें थे उसके बीच में कंपटीशन होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता एक मानचित्र बना गया है, जिसमें ब्रिटिश जो शासक थे उसका यशगान, वहाँ जो कवि थे ना, वहाँ के जो दरबारी लोग थे, उसका गुणगान कैसे करते थे यहाँ बताया गया। इस चित्र में आप देख सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की यशगान करता एक मानचित्र। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्र का बैनर थामे दिखाई देते हैं ना, सबसे ऊपर में जो है, ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ए स्वतंत्रता की फरिश्ते, जो कि हाथ में बैनर है ना, एक झंडा जैसा है बैनर, देख रहे हैं यहाँ पे थामे हुई है ना, हमें दिखाई देती है। अग्रभाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। उपनिवेशों को शेर, हाथी, वन और आदिम समुदायों की छवियों के जरिए दर्शाया गया है। दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने उनकी 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे और
करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। सवाल दिया गया यहाँ पर संक्षेप में लिखे ना, कुछ क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे है ना। यहाँ जिसनी मैसिनी है। ख नंबर काउंट कैमिल दे काबुल। ग का यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। घ फ्रैंकफर्ट संसद। वहाँ राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका है ना। निम्नलिखित पर टिप्पणी, इस पर कमेंट करने के लिए कहा गया, आपको कमेंट करना है। यहाँ पर दिया है 2 नंबर में, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए ना। मारियन और जर्मनिया कौन थे? मारियन और जर्मनिया कौन थे? ये एक है ना, ये एक मूर्ति थे। क्या थे? एक कल्पना मूर्ति थे ना। जिस तरह यानी राष्ट्र के प्रतीक थे ये, जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या मत था? 4 नंबर जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के संक्षेप में बताया गया है। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? चर्चा करें। यहाँ कुछ सवाल है 1 नंबर का, 2 में भी है, 3, 4, 5 में सवाल है। हाँ तो देख लेते सवाल क्या है। उदारवादी 1 नंबर में उदारवादी है ना। उदारवादी की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? ग 2 नंबर यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दे। 3 किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? 5 बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो इसका ये इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ये चैप्टर यहीं पे पूरा समाप्त हो जाता है। ये पार्ट 2 था यूरोप में। आप